पलक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रज्ञा बिहार जी। में क्या होने जा रहा है? क्योंकि जो भाजपा, जो अमित शाह 225 सीटों का दावा कर रहे थे कि वो जीत कर आएंगे, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटता जा रहा है। कॉन्फिडेंस भी टूटता हुआ दिख रहा है। 160 पर आ गए हैं सर। सीटें इनकी अभी तक फाइनल हो नहीं पाई हैं। अफरा तफरी मची हुई है। आपका अनुमान क्या कह रहा है? क्या होने जा रहा है बिहार में? देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला है और भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, वो हमेशा इसी तरह से बताते हैं। आप याद करिए कि बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी कह रहे थे कि 200 सीटें आएंगी हमारी, 200 सीटें आएंगी, 200 200 का जुमला इन्होंने चलाया था और 100 आई फिर। जी। तो आप जो है ये इनके जुमलों में मत फंसिए, जो हकीकत है वहां। अब आप देखिए, तो कह रहे थे अब की बार 400 पार, क्या हुआ 400 का? तो इनके इनके जुमले हैं, अब ये उन्हीं पुराने जुमलों पे चल रहे हैं, लेकिन वो जुमले इस बार कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हम्म। आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बता रहे थे दिल्ली में सरकारों को, दूसरी सरकारें जो बांट रही हैं उनको रेवड़ी बता रहे थे, अब खुद जाके प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बांट आए। आज आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार ने जो मीटिंग ली है, उसमें 129 करोड़ 129 जो है योजनाएं की घोषणा की है और उसमें करोड़ों और अरबों का बजट जो है ठेल दिया है एकदम से। इलेक्शन से के पहले आप कर्मचारियों को डीए बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पे फिल्म संस्थान बनेगा, उसके लिए करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। वो जो लोक लुभावनी जो घोषणाएं हैं, लोक लुभावनी जो लोगों को भ्रमित करने की योजनाएं हैं, वो 129 एजेंडे पास किए आज कैबिनेट मिनिस्ट्री ने। आप सोचिए, हम्म। 129, उसमें महिलाएं हम्म। भी खुश, छात्र भी खुश, लेकिन लेकिन विधायक केपी खुश नहीं हो मलिक रहे। सर, इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी रेवड़ियां बांटने के बाद भी, इतनी सौगातें देने के बाद भी ये अपने टारगेट रेट से नीचे गिरते चले आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं देखिए, आप ये जो कहते हैं, जनता समझ चुकी है कि इनकी सारी बातें जुमला है। अब ये जो भी कहते हैं चुनाव में कहते हैं, उसके बाद तो कहते नहीं है। आप कहते हैं ना कि जो विदेशी घुस गए हैं यहाँ पे, जो बाहरी लोग आ गए हैं, उनको हम भगाएंगे। अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। जब दिल्ली में ये थे तो दिल्ली में लोग आ गए थे बाहर के, फिर आसाम में बाहर के लोग आ गए थे। अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल का इलेक्शन था, वहां बाहरी लोग आ गए थे। अभी बिहार में चले गए वो सारे बाहरी लोग, वो भाजपा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और चाणक्य जो है इनके, उनके साथ ही चलते हैं तमाम बाहरी लोग। लेकिन ये नहीं बताते कि आज तक इन्होंने कितने लोगों को निकाला है। हम्म। ये पुराने तरीके से पुराने एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रज्ञा जी, और अब तरीके नए जनता में आ गए। अब जो सबसे गर्म और सबसे प्रमुख मुद्दा है वो जैन जी का मुद्दा है। और वो हम्म। संघ तो भाग गया है, संघ तो समझ गया, इसलिए संघ ने आशंका जाहिर कर दी है कि ये देश के लिए खतरा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और ये सुधरने वाले हैं नहीं। आप कमाल की बात देखिए, आपको पता है कि वहां पे श्रद्धांजलि देने अडानी जी पहुंचे आसाम में। हमने तो देखा नहीं आज तक अडानी जी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हो, तो एकाएक आसाम में क्यों पहुंच गए? आसाम में इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, इतना लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जो सरकार है, जो शर्मा सरकार है, वो सारी जमीनें हड़प के अडानी को दे रही है, कुछ अपने कब्जे में ले रही है। मुख्यमंत्री में और अडानी में लूट मची हुई है, जनता सड़कों पे है। और कहीं मामला भड़क ना जाए, वहां के जन जी खड़े ना हो जाए, इसलिए जनाब जो है जाके श्रद्धांजलि दे के आए उसको। वो किसी किसान को श्रद्धांजलि देने नहीं गए। 26 लोग मारे गए पहलगाम में, उनके यहाँ अडानी जी श्रद्धांजलि देने नहीं गए। किसी देश के किसी दूसरी हस्ती की डेथ हो गई, वहां पे श्रद्धांजलि देने नहीं गए, वहां गए। तो ये क्यों गए, तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप बिहार में हम लोग आते हैं, बिहार की बात अगर हम करें, बिहार जी। में भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ जो विधायक हैं, देखिए उनसे ज्यादा तो जानकारी को रखता नहीं है। अगर वो भाजपा छोड़ के, वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ के आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं या पीके की पार्टी जन स्वराज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो रसातल में जा रही है। बिल्कुल। इसमें कोई खगड़िया दो है। खगड़िया की परबत्ता सीट से विधायक संजीव कुमार अब आरजेडी में शामिल हो गए। बहुत बढ़िया बात आपने याद दिलाई सर। ये एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रहे थे
और बगावतें अंदर से शुरू हो गई हैं। अभी भी कहा जा रहा है कई बड़े बड़े टिकट काट सकती है भाजपा, बहुत कुछ होने जा रहा है मलिक सर। नहीं देखिए प्रज्ञा, अभी क्या हो गया, अभी एनडीए के टिकटों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, अभी तो उसके बाद देखिए ना आप। अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा या जिनको लगेगा कि मेरा टिकट कट सकता है, वो तमाम दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अभी गिर चुके हैं और वो स्थिति हम्म। इनके सामने आ गई है कि अब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। देखिए पीके जो है आंकड़ों से लोगों को प्रभावित और भ्रमित तो कर रहे हैं। वो भी हम्म। अपने पुराने आंकड़ेबाज व्यक्ति हैं, पुराने जुमलेबाज हैं, वो भी आप जानते हैं उनको, उनके करियर की शुरुआत ही मोदी जी के साथ हुई है और मोदी जी के काफी करीब वो रहे हैं। वो भरमाने में और चीजें करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये जो आप सर्वे की बात करते हैं कि सर्वे में इतना दिखाया गया है, पीके जो है नंबर 2 पे आ गए हैं और नीतीश कुमार जी थर्ड नंबर पे चले गए, ये सब आंकड़ेबाजी करके जनता को भ्रमित करने का काम ये सर्वे कर रहे हैं। इन सर्वे हम्म। का कोई लेना देना नहीं। सर्वे तो बड़े बड़े आए थे, 400 दिखा रहे थे कई सर्वे, आपको याद होगा लोकसभा में। हम्म। तो मैं सर्वे वगैरह को कुछ नहीं मानता हूं। मेरा हम्म। मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश हम्म। कुमार जिस प्रकार से बिहार में पिछड़ते जा रहे हैं, तमाम एंटी कॉम्बेंसी है, तमाम भारतीय जनता पार्टी की अच्छा रणनीति है। केपी मलिक सर, नीतीश कुमार की बात तो अभी हम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह के उनके क्रियाकलाप है, उसको देख करके वो चर्चा से आउट ही हो चुके हैं। अब जो लड़ाई दिख रही है वो भाजपा की और इंडिया गठबंधन की दिखाई दे रही है। खुले तौर पर मैं अगर बात करूं तो पीके कितना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जो पीके का वोट बैंक होगा वही वोट बैंक तो भाजपा का है। तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे, आपको क्या लग रहा है? अच्छा सी वोटर की अगर मैं बात करूं तो वो 8.7% कह रहा है कि वोट पीके को मिल सकता है। तो ये 8.7 अगर मिल रहा है तो किसका नुकसान करने वाला है? देखिए प्रज्ञा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जिस प्रकार से आप आंकड़े देख के, सर्वे देख के कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे पीके है, मैं आज ये कह सकता हूं जिस तरह से परिस्थितियां बनती जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी के बाद दूसरे नंबर पे पीके आ जाए और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पे चली जाए और भाजपा और नीतीश कुमार में ये लड़ाई हो कि तीसरे पे कौन रहेगा, चौथे पे किसको जाना है। ये परिस्थितियां ओहो। बन सकती हैं, क्योंकि अच्छा। आपको ये देखना होगा कि जो स्वर्ण वर्ग लालू प्रसाद की पार्टी से नाराज रहता है या वो उसमें नहीं जा सकता, उसको भाजपा के बाद अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो वो पीके का ऑप्शन है, तो वो पीके हम्म। के साथ शिफ्ट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज होगा वो भी पीके के साथ जाएगा, जो हम्म। आरजेडी में नहीं जाना चाहता वो भी पीके के साथ जाएगा। तो हम्म। इसलिए मुझे लगता है कि पीके नंबर 2 की पार्टी बन सकते हैं, जिस तरह के अभी तक हम हालात वहां बिहार में देख रहे हैं। हम्म। और अभी एनडीए के सीटों के बंटवारा होने के बाद में आपको दिखेगा चिराग पासवान क्या गुल खिलाएंगे, हम्म। बाकी जो दूसरे सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। क्योंकि आप अगर चिराग पासवान की बात करते हैं, पहले वो 100 मांग रहे थे, फिर 45 पे आ गए, अभी तो वो 22 सीटों पर अड़ गए हैं और 22 सीटें अपनी पसंद की ले रहे हैं। उसमें कई सारी सीटों पे वर्तमान विधायक हैं भाजपा के और नीतीश कुमार के, तो ऐसे में वो कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी। और उसमें एनडीए टूटने की भी बात हो सकती है कि चिराग पासवान अलग जाके लड़ लें। चिराग पासवान ने ये भी कह दिया कि लालू परिवार से तो हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं, मेरे पिताजी के तो उनसे बहुत अच्छे। तो ये एकाएक उनको क्या याद आ गया चुनाव से पहले कि उनके रिश्ते बड़े अच्छे लालू प्रसाद यादव परिवार से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। एक इंडिकेशन है कि अभी आपको जैसे एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो वहां घमासान होगा और उस हम्म। घमासान में एनडीए गठबंधन में टूट हो सकती है, इस तरह की आशंका भी मुझे है। जी। अच्छा खबरें ये भी चल रही है कि निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है और ये आ, बड़ी एंट्री होगी, बड़े धमाके हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि खबरें हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बेटे को लॉन्च करिए, आप अपने बेटे को आगे करिए। आपको क्या लगता है क्या कर पाएंगे निशांत कुमार? वो पहले कह चुके हैं कि उनके भाई जैसे हैं तेजस्वी। देखिए प्रज्ञा जी, मुझे ये पता है कि अगर आज तक नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे नहीं आने दिया है या वो नहीं लेके आए हैं, यस। तो अगर आ भी जाते हैं वो और उनको नीतीश कुमार टिकट दे भी देते हैं, तो वो अपनी हम्म। सीट निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं हम्म। लगता कि अब नीतीश, मुझे लगता है कि बिहार में अब नीतीश युग समाप्त हो चुका है। लंबे हम्म। लंबे समय तक नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति की है, पहले वो केंद्र में रहे और अब लगातार कई बार से
बिहार में मुख्यमंत्री हैं। तो अब नीतीश कुमार की पारी समाप्त हो चुकी है और ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति में रहेंगे, क्योंकि उनकी हालत स्वास्थ्य स्वास्थ्य के हिसाब से उनकी स्थिति देखें या पार्टी के हिसाब से उनकी स्थिति देखें, अभी मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, अगर उनके लड़के राजनीति में आते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिखते हैं। उसका बड़ा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश से ले सकते हैं, जहाँ मायावती जैसी कद्दावर नेता, एक वोट बैंक उनका अपना इतना तगड़ा है 10 से 15% का, और वो अपने भतीजे को लेके आती हैं, लेकिन भतीजा कुछ भी नहीं कर पाता। और आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक बसपा का है, और वो विधायक भी अपने बलबूते पे है। वो बसपा पार्टी की वजह से आया है, इसमें थोड़ी दो राय है। तो इसलिए मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार का बेटा अगर चुनाव लड़ता भी है, तो वो बहुत बड़ा कुछ करिश्मा कर देगा। मुझे इस पे संशय है, मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा हो पाएगा। जी। अच्छा, भाजपा में क्या हो गया? बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी कही जाती है, बड़ी अनुशासन वाली है। अपने इनके पार्टी के नेता सब बगावती तेवर अपना रहे हैं। अश्विनी चौबे बताइए, इनके इतने खास थे और इन्हीं के लोगों पर फायर हो गए हैं। पीके ने जो आरोप लगाए सम्राट चौधरी पर और तमाम भाजपा के नेताओं पर, उनके लिए कह रहे हैं कि सफाई देनी चाहिए सम्राट चौधरी को सामने आकर के। ये क्या हो गया है सर? इतना बगावती तेवर किस बात के लिए? क्या हार का बहुत ज्यादा डर हो गया है? क्या सदमा लग रहा है क्या? देखिए प्रज्ञा जी, देखें मोदी काल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो थोड़े भी सभ्य या थोड़े अच्छे तरीके के नेता थे, उनको सबको पीछे धकेला गया। और अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास अश्विनी चौबे का देखें, वो बिहार से एक अच्छी पोजीशन में आते हैं, अच्छे नेता हैं, सुसभ्य हैं। बिल्कुल। कभी हमने नहीं सुना कि वो उल्टी-सीधी टिप्पणी करते हों। गिरिराज किशोर हमेशा उल्टे-सीधे बयान देते हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर वो इसलिए नाराज हैं कि सम्राट चौधरी के कंधे पे रख के भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव लड़ रही है, जिसमें एक छेद नहीं अनेकों छेद हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके ऊपर फर्जी डिग्री के आरोप हैं, उनके ऊपर नाम बदलने के आरोप हैं। इस तरह के दागी व्यक्ति के ऊपर अगर आप दारोमदार करके चुनाव लड़ते हैं, तो ये बहुत खराब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी अपने आप को कहती है, आज केंद्र में उनकी सरकार है, और उनके पास एक अच्छा नेता ना होना बिहार में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसी का विरोध चाहे आर.के. सिंह हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, और चाहे दूसरे लोग हो, चाहे रूडी हो, इसी बात पे सवाल उठा रहे हैं। पार्टी में इनके अलावा भी दूसरे लोग हैं जिनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ऐसे कई लोग हैं। और यही स्थिति दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी बिहार को लेके भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, वो चर्चाएं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य ही है कि उसके पास 2 ऐसे नेता नहीं है जो बिहार की राजनीति को आगे लेके चल सके। बिहार में जो मोदी थे वो लड़ाई लड़ते रहते थे, वहां पे वो बैलेंसिंग करते रहते थे, सॉफ्ट थे, और थोड़ा सा उनका रुतबा बहुत अच्छा बिहार में था, वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में कोई एक बहुत कद्दावर नेता या कोई साफ सुथरी छवि का नेता बिहार में नहीं है, इसलिए बिहार में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी होगी, मुझे इस पे भी संशय है, क्योंकि दिखता नहीं है कोई सेकंड लाइन नेता वहां पे अगर आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई वो बहुत बड़ा करिश्मा कर देगा। क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो बड़ा डिफरेंट चुनाव होता है। वहां पे भी जाति और धर्म देख के, जाति धर्म देख के वोट नहीं होता, लेकिन वहां पे वर्ग और धर्म देख के जरूर, वर्ग और जाति देख के जरूर वोट होता है। वहां धार्मिक आधार पे वोट नहीं होता, ये बात निश्चित तौर पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आरजेडी है वो इसलिए बढ़त बनाती है कि पिछड़ा, ओबीसी, दलित उनके साथ है, और एक बड़ा वर्ग उसमें जो है, जब मुस्लिम का जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर उनके नंबर बढ़ जाते हैं, वही उनकी जीत का कारण बनता है। ये ऐसे हालात में भी आज भी आरजेडी नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे बिहार में, पिछले चुनाव में तमाम शाम दाम दंड भेद करने के बाद भी आरजेडी का नंबर 1 आना, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में वो होगी। और इस बार तो हालात बदले हुए हैं, तो ऐसे बदले हुए हालात में आरजेडी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाली है। अभी देखना ये है कि हालात बदले, लेकिन 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 10-10 हजार रुपयों की जो रेवड़ी मिली हुई है, इसका कुछ असर नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन चीजों का थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक हैं। मुझे नहीं लगता कि इन चीजों का वहां बहुत फर्क पड़ेगा। कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप फ्री बिजली देते हैं कब तक देंगे,
कितने दिन तक देंगे, इसकी क्या गारंटी है? दूसरी जो आप 10,000 रुपए आपने महिलाओं को दिए हैं, वो किस लिए दिएँगे? कब से आप वसूली शुरू कर देंगे? तो इसमें थोड़ा संशय लेके लोग चल रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि पैसे भी ले लेंगे और योजनाएँ भी ले लेंगे और वोट विपक्ष को दे देंगे। तो बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं राजनीतिक रूप से, मुझे ऐसा लगता है, वो इनके झांसे में आने वाले नहीं।